हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था सू यांग वांगजी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वांगजी की इतनी बुरी कंडीशन देखकर जिंग जिंग सू यांग से पूछता है ये सब कैसे हुआ। सू यांग जिंग जिंग को सब बता देता है। चैंग चैंग परेशान था, उसके आंखों में बस आंसू थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग रेस्टोरेंट से सीधा अपने अपार्टमेंट आता है। जब से विंग अपने अपार्टमेंट आया था न जाने क्यों उसका दिल बेचैन हो रहा था। पता नहीं विंग को अपने हार्ट में अजीब सा पेन महसूस हो रहा था। विंग इधर से उधर टहल रहा था। वहीं काउच पर आइवान खेल रहा था। विंग अपने आप से बड़बड़ा रहा था। विंग कहता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे किस बात से डर लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। क्या वो ठीक तो है ना? उन्हें कहीं कुछ हुआ तो नहीं है ना? क्या मैं एक बार फ़ोन करके पूछूं? नहीं नहीं, मैं उनसे क्या कहूँगा। एक मिनट, अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि ऑफिस के काम से उनके पास फ़ोन किया है। लेकिन मैं उनके बारे में सोच ही क्यों रहा हूँ। मैं आज सुबह से मिस्टर लैन को क्यों क्यों याद कर रहा हूँ। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कुछ हुआ है। तभी विंग फिर से कहता है, मैं उनके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। आखिर मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। मैं उससे नफ़रत करता हूँ ना, फिर मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। मुझे तो नहीं सोचना चाहिए। उनके साथ कुछ भी हो, मुझे फ़र्क क्यों पड़ रहा है। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ। आखिर मैं उनके बारे में बार बार क्यों सोच रहा हूँ। क्या इसलिए क्योंकि वो आइवान के फादर हैं? नहीं नहीं, आइवान सिर्फ मेरा बेबी है। आइवान पर सिर्फ मेरा हक है। मुझे उसकी याद नहीं आनी चाहिए। मैं उसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ। तभी विंग की नज़र आइवान पर जाती है जो अपने मॉम को इधर से इधर टहलते हुए देख रहा था। उसे ऐसे देखकर विंग स्माइल करता है और आइवान के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, बेबी, आपकी मॉम परेशान नहीं है। वो तो बस उस टेबल के बारे में सोच रही हैं, जबकि उन्हें उस टेबल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको पता है, जहाँ आपके मॉम काम कर रहे हैं वहाँ पे एक डेविल है जो बहुत ही डेंजरस है, जो सिर्फ लोगों को मार डालने वाली नज़रों से देखता है और उसे धमकाता है और उस पर गुस्सा भी करता है। उसका नाम कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, मेरा बॉस लैन वांगजी है। वो हर वक्त मेरा दिमाग खाता है। वो एक डेविल है। उसे लोगों को डराने के सिवा और कुछ नहीं आता है। विंग की बात सुनकर आइवान विंग को घूर कर देखता है। ये देखकर विंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, आपके मामा आगे से ध्यान रखेंगे। ऐसा वर्ड आपके सामने ना बोले। अब ठीक है। विंग की बात सुनकर आइवान खिलखिलाकर हंसने लगता है। ये देखकर विंग कहता है, आप खेलो और मैं आपके लिए और मम्मा के लिए फूड रेडी करने जा रहा हूँ। विंग की बात सुनकर आइवान हाँ में सिर हिलाता है। विंग वहाँ से उठकर सीधा किचन में चला जाता है। आधे घंटे बाद विंग फूड रेडी करके डाइनिंग टेबल पर आता है और फूड को रखकर सीधा आइवान के पास जाता है और उसे गोद में लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और अपने हाथों से आइवान को खिलाने लगता है।
फिंग आइवान को खिलाने के बाद खुद भी खाना खाता है और खाने के बाद आइवान को लेकर बेडरूम में जाता है सोने के लिए। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में वांग जी का ऑपरेशन चल रहा था। काफ़ी देर हो चुके थे डॉक्टर अब तक उनमें से कोई भी बाहर नहीं आया। लगभग 3 घंटे बाद एक नर्स जल्दी से बाहर आती हैं। जेंग जेंग उस नर्स को देखता है और उसके पास जाता है। वो नर्स थोड़ा घबराते हुए कहती है, पेशेंट के साथ कौन है? जेंग जेंग जल्दी से उस नर्स के पास आता है और कहता है, क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? वो नर्स जेंग जेंग को देखती है और कहती है, पेशेंट को सिर पर काफ़ी गहरी चोट लगी है और काफ़ी सारे कांच भी उनके चेस्ट में चुभे हुए हैं। इस वजह से पेशेंट की काफ़ी सारी ब्लड बह गए हैं, इसलिए हमें ब्लड की ज़रूरत है। आप जल्दी से ब्लड का इंतज़ाम करिए क्योंकि पेशेंट का ब्लड बहुत बह चुका है। अगर उन्हें समय पे ब्लड नहीं दिया गया तो कुछ भी हो सकता है। शायद हम पेशेंट को ना बचा पाए। नर्स की बात सुनकर जेंग जेंग कहता है, क्या हॉस्पिटल से ब्लड का इंतज़ाम नहीं किया जा सकता? तभी वो नर्स कहती है, हमने कोशिश की है कि मिस्टर लैन को वक्त पर ब्लड दी जाए, लेकिन हम नाकाम रहे। काफ़ी देर से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ब्लड का इंतज़ाम कर पाएँ, लेकिन हम ब्लड का इंतज़ाम नहीं कर पाए। इसलिए हमने आपको इस बारे में इन्फॉर्म किया। प्लीज़ आप सब जल्दी से ब्लड का अरेंज करें। ये बोलकर वो नर्स फिर से अंदर चली जाती हैं। अब जेंग जेंग धड़ाम से नीचे बैठ जाता है। उसकी आंखों में लगातार आंसू थे। वो बार बार अपने फ़ोन को देख रहा था और लैंसीजन को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। जेंग जेंग की ऐसी हालत देखकर सोयांग जेंग जेंग के पास आता है और कहता है, हमारे बॉस को कुछ नहीं होगा, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम वक्त पर उनके लिए ब्लड का अरेंजमेंट कर लेंगे, आप चिंता मत करो। हम कोशिश कर रहे हैं सीचियन सर को बुलाने की। अगर वो यहाँ होंगे तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप फिक्र मत करो, हमें कहीं ना कहीं ब्लड मिल जाएगा। झेंग झेंग रोते हुए कहता है, अभी वो पॉजिटिव कहाँ मिलेगा? सिचिन का और फंगची डैड, इन तीनों का ब्लड मैच होता है, पर वो दोनों ही नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ फंगची इतनी बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ सिचिन। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि फंगची की इतनी बुरी कंडीशन है? मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जिंगजिंग की बात सुनकर सुयांग कहता है, आप चिंता मत करो, वांग जी मेरा बॉस ही नहीं बल्कि मेरा फ्रेंड भी है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सिचेनका को इन्फॉर्म करने के लिए अपने गार्ड से कहा है। जेंगजेंग रोते हुए कहता है, प्लीज़ सोयांग डैड को इन्फॉर्म करो, कुछ भी करके सिचिन और डैड को यहाँ बुलाओ, नहीं तो वांग जी हमारे। ये बोलकर जेंग रोने लगता है। अब तो सुयांग के भी आंखों में आंसू थे क्योंकि वांग जी की बहुत बुरी कंडीशन थी और डॉक्टर के और नर्स के चेहरे पर पसीना देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितने डरे हुए हैं। अब झेंग काफ़ी देर से लैंसीचेन को कॉल करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ यूएस में लैंसीचेन इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में थे। शायद किसी बच्चे की ऑपरेशन कर रहे थे। जब उनकी काम ख़त्म हो जाती है तो वो अपनी केबिन में आते हैं तो देखते हैं जेंग के काफ़ी सारे फ़ोन, अननोन नंबर से भी काफ़ी सारे फ़ोन। ये देखकर लैंसीचेन थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और जेंग को वापस से कॉल करते हैं। जैसे ही जेंग लैंसीचेन के कॉल को देखता है तो रोते हुए कहता है,
सिचिन, सिचिन वो। जिंग जिंग को इस तरह घबराते हुए सुनकर लैन सिचिन कहते हैं, जिंग जिंग क्या हुआ? क्या तुम ठीक तो हो ना? बेबी तो ठीक है ना? तुम मुझे डरा रहे हो, बताओ क्या हुआ? तभी से जिंग जिंग जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, वो वांग जी बहुत बुरी कंडीशन में है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है 2 घंटे में अगर हमने उसे ब्लड नहीं दिया तो शायद वो। प्लीज़ सिचन जल्दी से आ जाओ। जेंग जेंग की बात सुनकर लैंसिचन के हाथों से फ़ोन गिर जाती है और वो जहाँ खड़े थे वहीं बैठ जाते हैं। लैंसिचन के एक हाथ अपनी चेस्ट पर था और वो गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। लैंसिचन जल्दी से पानी पीते हैं और उनकी आंखों में आंसू थे। आंसू को पोंछते हुए कहते, नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरा भाई है, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं चाइना का सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ और मैं अपने भाई को। नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी चाइना वापस जाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ये बोलकर लैंसिचन जल्दी से अपने आप को थोड़ा संभालते हैं और अपने फ़ोन लेकर सोयांग के पास कॉल करते हैं। सोयांग सब कुछ लैंसिचन को बता देता है। लैंसिचन कहते हैं, ऑपरेशन का तैयारी करो और मैं 1 घंटे में पहुंचा हूँ, तुम सब फिक्र मत करो। ये बोलकर सिचेन कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अपने डैड के पास कॉल करते हैं। जैसे ही मिस्टर लैन को वांगजी के बारे में पता चलता है, मिस्टर लैन वो अपने प्राइवेट जेट से चाइना के लिए निकल जाते हैं। सिचेन भी अब तक अपने प्राइवेट जेट से चाइना के लिए निकल चुके थे। वहीं सोयांग जिंग जिंग के पास आता है और कहता है, अब बॉस को कुछ नहीं होगा, हमें सिचेन सर पर पूरा भरोसा है। अब वो 1 घंटे में चाइना पहुंचने वाले हैं और डायरेक्टर भी यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। अब हमारे वांगजी को कुछ नहीं होगा। जेंग जेंग रोते हुए सोयांग को देखता है। रोने की वजह से जेंग जेंग की बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, लेकिन चाहकर भी जेंग जेंग कुछ नहीं कह सकता। सोयांग के जाने के बाद जेंग जेंग अपने फ़ोन को देखता है और अपने मन में कहता है, क्या मुझे इस बारे में विंग को इन्फॉर्म करना चाहिए? नहीं, मैं उसे किस हक से ये सब बताऊं? मैं उसे क्या कहूँगा? नहीं, अगर विंग को पता चला तो वो परेशान हो जाएगा। मैं इस बारे में विंग को कुछ नहीं बताऊँगा। ये सोचकर वो विंग को इस बारे में कोई इन्फॉर्म नहीं करता। कुछ देर बाद मिस्टर लैन अपने प्राइवेट जेट से एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे और वो एयरपोर्ट से अपने कार में जाकर मैडम लैन के साथ बैठ जाते हैं। वो काफ़ी देर से मैडम लैन को शांत करवा रहे थे, लेकिन मैडम लैन शांत होने की नाम ही नहीं ले रही थी। वो वांगजी के लिए जब से उन्हें पता चला था वो तब से रो रही थी। रोने की वजह से बहुत बुरी हालत हो गई थी। वो दोनों कार में बैठे थे और कार तेजी स्पीड से चल रही थी। तभी मिस्टर लैन गुस्से से ड्राइवर को देखते हैं और कहते हैं, तुम कैसे ड्राइव कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, जितने भी सिग्नल है उसे तोड़ दो, बाद में मैं उसे देख लूँगा। तुम बस जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचो। मिस्टर लैन की बात सुनकर वो ड्राइवर सारे सिग्नल को तोड़ते हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। वहीं आधे घंटे बाद मिस्टर लैंसिचन हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वो वांगजी के लिए ब्लड दे रहे थे, लेकिन वो एक बॉटल दे चुके थे। वो दूसरी बॉटल ब्लड निकालने के लिए नर्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मेरी बॉडी में और भी खून बचे हैं, उसे ले लो। लेकिन वो नर्स लैंसिचन को देखती है और कहती है, पर सर, हमने ऑलरेडी आपकी बॉडी से ब्लड ले चुके हैं, हम दोबारा ऐसे नहीं कर सकते। ये बात आप भी जानते हैं क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं।
उस नर्स की बात सुनकर लैंसी चैन गुस्से से कहते हैं, मैंने तुमसे जितना कहा है उतना ही करो, और ब्लड की ज़रूरत है और दो। कहा ना, मैं दे रहा हूँ ना, तो और ब्लड लो। ये बोलकर उस नर्स की तरफ देखने लगते हैं। वो नर्स लैंसी चैन को इतने गुस्से में देखकर डर चुकी थी, क्योंकि जब भी उस नर्स ने लैंसी चैन को देखा है हमेशा सॉफ्ट ही देखा है, लेकिन आज वो जिस लैंसी चैन को देख रही थी वो कोई और ही है। लैंसी चैन को इतने गुस्से में देखकर चेंग चेंग लैंसी चैन के पास आता है और कहता है, सीचेन अब बस भी करो, आप काफ़ी सारे ब्लड दे चुके हो, अब और नहीं दे सकते आप, आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए। चेंग चेंग की बात सुनकर लैंसी चैन गुस्से से चेंग चेंग को देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या पता मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मेरा भाई पेट पर पड़ा हुआ है और तुम कह रहे हो मैं उसे ब्लड भी ना दूँ। क्या तुम्हारे मेरे वांगजी की जगह विंग होता तो तुम ऐसा ही कहते। लैंसी चेन की बात सुनकर जेंग जेंग अपने सर को नीचे कर लेता है और कहता है, पर वांगजी को पता चलेगा कि आपने जो किया, उस वजह से वांगजी नाराज़ हो जाएगा। वो कभी नहीं चाहेगा उसके गगा उसकी वजह से अपने आप को मुसीबत में डाले। आप इस वक्त काफ़ी वीक हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा। लैंसी चेन गुस्से से कहते हैं, तुम चुप रहो, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तुम्हें मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर लैंसी चैन उस नर्स की तरफ देखते हैं जो डरी सहमी उन्हें ही देख रही थी। लैंसी चैन गुस्से से कहते हैं, तुम मुझे क्या देख रही हो, तुम अपना काम करो। वो नर्स कुछ नहीं कहती, वो अब भी खड़ी थी। तभी वहाँ सोयंग आता है और लैंसी चैन को समझाने की कोशिश करता है। काफ़ी देर समझाने के बाद भी लैंसी चैन नहीं समझते, लेकिन सोयंग कुछ ऐसा कहता है जिस वजह से लैंसी चैन गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद मिस्टर लैन और मैडम लैन हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मिस्टर लैन ब्लड देने के लिए चले जाते हैं। अब कुछ समय बीत चुका था। लैंसी चैन ऑपरेशन थिएटर में थे। जब लैंसी चैन वामजी की कंडीशन देखते हैं तो उन्हें उनकी हाथ कांपने लगती है। लैंसी चैन के पैर भी कांप रहे थे। वो इस वक्त वामजी की कंडीशन देखकर डरे हुए थे और उनके पसीने भी छूट रहे थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लैंसी चैन को इस तरह खड़े देखकर बाकी के खड़े डॉक्टर कहते हैं, सर आपको ऑपरेशन शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अगर हमने और देर किया तो शायद मिस्टर लैन की जान भी जा सकती है। ये सुनकर लैंसी चैन गुस्से से उन डॉक्टर को घूरता है और कहता है, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप में से किसी ने ये वर्ड दोबारा कहा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं हूँ ना अपने भाई के पास, मैं कुछ भी करके अपने भाई को बचा लूँगा। मैं कुछ नहीं होने दूँगा। तुम फिक्र मत करो वांची, मैं अपना बेस्ट दूँगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। लैंसी चैन के हार्ट इतनी बेचैन थे कि वो अब सोच चुके थे कि उन्हें अपना बेस्ट देना होगा। अब काफ़ी वक्त हो चुका था। ऑपरेशन आधे घंटे से चल रहे थे। लैंसी चैन अंदर वांची के चेस्ट में लगे हुए कांच को निकाल रहे थे, क्योंकि बाकी के कांच डॉक्टर्स निकाल चुके थे, लेकिन जो अंदर कांच रह गए थे, लैंसी चैन बड़े ही ध्यान से उन कांच को बाहर निकाल रहे थे। लेकिन तभी वामजी की सांसें फूलने लगती है। ये देखकर लैंसी चैन वामजी की तरफ देखते हैं। बाकी के डॉक्टर वामजी की ऐसी हालत देखकर डर जाते हैं। वामजी जोर जोर से सांसें ले रहा था। वामजी को इस तरह सांसें लेते हुए देखकर सारे डॉक्टर्स और लैंसी चैन पैनिक करने लगते हैं। लेकिन तभी लैंसी चैन
खुद को कंट्रोल करने लगते हैं, क्योंकि वो इस हालत में अपने भाई को ऑपरेशन तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वो जल्दी से इंजेक्शन निकालते हैं और वामजी के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वामजी की सांसें नॉर्मल हो जाती है। ये देखकर लैंसिचन और बाकी के डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर फिर से अपना काम कंटिन्यू करने लगते हैं। अब 2 घंटे बीत चुके थे। लगभग ऑपरेशन खत्म हो चुका था। लगभग ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था। लैंसिचन ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं। लैंसिचन को सारे डॉक्टर कंग्रेचुलेसन करते हैं। लैंसिचन स्माइल करते हैं और वहाँ से चेंजिंग रूम चले जाते हैं। वहाँ से लैंसिचन सीधा अपने कैबिन में जाते हैं। लैंसिचन को कैबिन में पहले से ही जैंग जैंग था। जैसे ही वो देखता है लैंसिचन वहाँ वापस से आ गए, वो जल्दी से जाकर लैंसिचन से पूछता है, सिचन क्या वांगजी ठीक है? तभी लैंसिचन जैंग जैंग को हक करके रोने लगते हैं, जिस वजह से जैंग जैंग डर जाता है कहीं वांगजी को कुछ हुआ तो नहीं। यही सोचकर जैंग जैंग डर रहा था। लैंसिचन काफ़ी देर से रो रहे थे। लैंसिचन रोते हुए कहते, जैंग जैंग मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपने भाई को बचा लिया। मैंने कहा था ना, मैं शुरू से कहता था जब तक मैं रहूँगा तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। मैंने उसे कुछ नहीं होने दिया। देखो झिंग झिंग, मैं अपना प्रॉमिस पूरा किया। मैंने वांगजी को कुछ नहीं होने दिया। तुम्हें पता है झिंग झिंग, मैं कितना डर गया था। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सर्जरी की है। मुझे वांगजी की सर्जरी करते वक्त वही फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहली बार किसी का सर्जरी कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लैन, मैडम लैन बैठे थे। मैडम लैन अभी रो रही थी। जब डॉक्टर्स बाहर आते हैं तो मिस्टर लैन जल्दी से डॉक्टर्स को देखते हैं और कहते, क्या वांगजी ठीक है? मिस्टर लैन को देखकर डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर लैन अब खतरे से बाहर हैं। तभी वहाँ लैंसिचन और जैंग जैंग आते हैं। जब मैडम लैन लैंसिचन को देखती हैं, जल्दी से दौड़कर लैंसिचन के पास जाती है और कहती है, बताओ मुझे वांगजी कैसा है, बताओ मुझे, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना, वो ठीक तो है ना, बोलो ना सिचन। लैंसिचन अपनी मॉम की बात सुनकर उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और रोते हुए कहते हैं, मॉम वांगजी खतरे से बाहर है, वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ मॉम, वो ठीक हो गया। लैंसिचन की बात सुनकर मैडम लैन रोते हुए कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, तुम अपने भाई को कुछ नहीं होने दोगे, क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था जब वांगजी छोटा था। मैंने तुमसे प्रॉमिस लिया था, आज तुमने उस प्रॉमिस को पूरा किया, तुमने पूरा किया। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम दोनों को कभी नहीं खो सकती। इन दोनों को इस तरह रोते हुए देखकर मिस्टर लैंसिचन के पास आते हैं और कहते हैं, अब बस भी करो, वांगजी ठीक है, अब कितना रोगे तुम दोनों ऐसे रो रहे हो जैसे कोई बच्चे हैं। मिस्टर लैन की बात सुनकर लैंसिचन हक को ब्रेक करते हैं और अपने फादर को टाइटली हक कर लेते हैं। लैंसिचन की इस तरह की हरकत से मिस्टर लैन, जो कब से अपने आंसुओं को रोक रखे थे, अब उनकी आंखों से आंसू बह जाती है। वो रोते हुए कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, आज तुम्हारे वजह से वांगजी हमारे बीच है। मुझे तुम पर पूरा यकीन था, तुम अपने भाई को कुछ नहीं होने दोगे। ये बोलकर मिस्टर लैन हक को ब्रेक करते हैं और अपने आंसुओं को पोंछते हैं और स्माइल करते हैं। लैंसिचन भी अपने आंसुओं को पोंछते हैं और कहते हैं, डैड वांगजी को 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है,
सॉरी, ओवेशन में रखा गया है। उसे होश आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। वांग जी को थोड़ी देर बाद आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा। कुछ देर बाद आप सभी जाकर वांग जी से मिल सकते हैं। लैंसिजन की बात सुनकर कुछ देर बाद सभी लोग वांग जी को देखने के लिए उसके रूम में जाते हैं। वांग जी को देखने के बाद मैडम लैन और जेंग जेंग दोनों ही लैन मेंशन के लिए आ जाते हैं, क्योंकि नाइट हो चुकी थी और वो लोग इस तरह हॉस्पिटल में नहीं रुक सकते थे। हॉस्पिटल में मिस्टर लैन, सोयांग, लैंसिजन वांग जी के पास थे। अब हमें मॉर्निंग का वक्त दिखाया जाता है। विंग अच्छे से रेडी होता है। रेडी होने के बाद आइवान को लेकर सीधा लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। जब वो लैंड मेंशन आता है तो उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता, लेकिन वो सर्वेंट के पास जाता है और कहता है मुझे जेंग जेंग से मिलना है। तब वो सर्वेंट कहती है वो अभी सो रहे हैं, क्योंकि वो कल रात काफ़ी देर नाइट में घर आए, इस वजह से वो अभी तक सो रहे हैं। क्या मैं उन्हें जगा दूँ? सर्वेंट की बात सुनकर विंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विंग आइवान को सर्वेंट के हाथों दे देता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब वो अपने ऑफिस जाता है तो उसे वांग जी नहीं मिलता और ना ही सोयांग मिलता है। विंग पता करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को नहीं पता वांग जी आज ऑफिस क्यों नहीं आया और ना ही उसके असिस्टेंट आया। फिर विंग इन बातों को ज़्यादा ना सोचते हुए अपने काम करने लगता है। अब हमें लैंड मेंशन का सीन दिखाया जाता है। वहीं आइवान काफ़ी देर से रो रहा था। सर्वेंट काफ़ी देर से उसे चुप कराते हैं, लेकिन वो चुप नहीं होता। जब आइवान की रोने की आवाज़ जेंग जेंग को सुनाई देती है, तब जेंग जेंग जल्दी से उठकर आइवान के पास आता है और आइवान को अपनी गोद ले लेता है और कहता है बेबी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या आपको भूख लगी है? जेंग जेंग की बात सुनकर बेबी कुछ नहीं कहता, वो फिर भी रो रहा था। जेंग जेंग कहता है तुम कब से रो रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? जेंग जेंग आइवान को कुछ खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन आइवान कुछ भी नहीं खाता, वो बस रोए जा रहा था। ये देखकर जेंग जेंग थोड़ा डर जाता है। आखिर आइवान को हुआ क्या है, वो सुबह से रो रहा है। तभी जेंग जेंग को कुछ याद आता है और कहता है आइवान, क्या तुम अपने डैड से मिलना चाहते हो? आइवान जेंग जेंग की बात सुनकर एकदम से चुप हो जाता है। ये देखकर जेंग जेंग शॉक हो जाता है। फिर कहता है क्या तुम अपने डैड से मिलना चाहते हो? आइवान हाँ में सिर हिलाता है। जेंग जेंग अपने सर को मारते हुए कहता है मैं कहाँ फंस गया? क्या तुम अपने मॉम पे नहीं जा सकते थे? अपने डैड पर क्यों चले गए? तुम पूरा के पूरा वांग जी पर गए हो। तुम बच्चे दिखते हो, पर बच्चे की तरह बिल्कुल नहीं हो। आइवान मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हारे मामा को पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। जेंगजिंग की बात सुनकर आइवान फिर से रोने लगता है। अब जेंगजिंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है चुप हो जाओ, मैं हॉस्पिटल लेके जाने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर आइवान चुप हो जाता है। जेंग आइवान को पेट पे बिठाता है और कहता है अब मैं रेडी होने जा रहा हूँ, ठीक है अब रोना मत। ये बोलकर जेंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के बाद अपने बेबी को सिजवी को लेकर जाता है और उसे फ्रेश करता है। फ्रेश करने के बाद सिजवी को सर्वेंट के हाथों दे देता है और कहता है इसे अच्छे से खिला देना और इसका ध्यान रखना। जेंग आइवान को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, क्योंकि मैडम लैन पहले ही हॉस्पिटल के लिए जा चुकी थी। जेंग आइवान को देखता है और कहता है क्या तुम सच में वांग जी के पास जाना चाहते हो? आइवान हम सिर हिलाता है। तभी वांग जी के बारे में विंग को याद आता है, जेंग को याद आता है और उदास होते हुए कहता है वांग जी काश तुम विंग से शादी कर लेते, आज तुम दोनों एक साथ होते और तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। आइवान तुम दोनों के पास होता, आखिर तुम दोनों
कब एक होगी। मैं उस पल का इंतज़ार कर रहा हूँ। जेंग चेंग आइवान को लेकर निकल चुका था। वहीं हॉस्पिटल रूम का सीन दिखाया जाता है। लैन सिचन, मैडम लैन, मिस्टर लैन सब और सोयंग सभी लोग वांग जी के पास खड़े थे। तभी लैन सिचन की नज़र वांग जी के हाथों पर जाती है जो हलचल कर रही थी। ये देखकर लैन सिचन खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद वांग जी फाइनली अपने आंखें खोलता है और अपने सामने अपने फैमिली को देखता है। तभी लैन सिचन कहते हैं, वांग जी क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रही है? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? लैन सिचन की बात सुनकर वांग जी कहता है, ब्रदर मैं ठीक हूँ। लैन सिचन वांग जी को चेक करते हैं और चेक करने के बाद कहते हैं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी वांग जी कहता है, ब्रदर मैं कब से यहाँ हूँ? लैन सिचन कहते हैं, मैंने अभी अभी तुम्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया है क्योंकि तुम रात भर के लिए आईसीयू में थे। जब तुम्हारी बॉडी मूव हो रही थी तब हमने वार्ड में शिफ्ट किया है। क्या हुआ? लैन सिचन की बात सुनकर वांग जी कहता है, कुछ नहीं। लैन सिचन कहते हैं, मैं डैड और मॉम को इन्फॉर्म करता हूँ। सॉरी। मैडम लैन वांग जी के हाथ को पकड़ते हैं और कहते, कैसे हो तुम? हाँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अगर तुम्हें पता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं और तुम्हारे डैड क्या करते? तुम्हारे डैड और मैं बिल्कुल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हम दोनों तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। अपने मॉम को इस तरह रोते हुए देखकर कहता है, मॉम मैं ठीक हूँ। लैन सिचन अपने डैड को देखते हैं और कहते हैं, मैं चलता हूँ डैड। अभी के लिए आप सब वांग जी का ख्याल रखना। ये बोलकर लैन सिचन वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो भी एक डॉक्टर थे और उनके पास और भी काम थे। उन्हें और भी पेशेंट का इलाज करना था, इसलिए वो चले जाते हैं। मिस्टर लैन वांग जी से पूछते हैं कि वो कैसा है। वांग जी कहता है, वो ठीक है। कुछ देर बाद जेंग चेंग आइवान को लेकर वांग जी के वार्ड में आता है। वांग जी जब आइवान को देखता है वो अपने फेस को दूसरी ओर घुमा लेता है। इसलिए नहीं कि उसे इस बेबी से नफरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने फैमिली के सामने वीक नहीं पड़ना चाहता था। जेंग चेंग वांग जी को देखकर कहता है, तुम कैसे हो वांग जी? वांग जी मैं ठीक हूँ। वहीं आइवान वांग जी के पास जाने की कोशिश कर रहा था। आइवान वांग जी को डैड कहते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। आइवान के मुंह से अपने लिए डैड सुनकर वांग जी आइवान की तरफ देखता है जो देखने में बड़े ही मासूम लग रहा था। तभी वांग जी को याद आता है कि कैसे विंग को आइवान मॉम बुला रहा था और कैसे विंग आइवान को ब्रेस्ट फीड करवा रहा था। ये याद आते ही वांग जी के मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। वांग जी आइवान को देख रहा था। वांग जी अब आइवान को अच्छे से देखता है और कहता है, आइवान आइवान कितने साल का होगा? तभी वो झेंग झेंग को देखता है और कहता है, आइवान कितने साल का है? वांग जी की बात सुनकर झेंग झेंग कन्फ्यूज़ होते हुए कहता है, यहीं लगभग 2.5 साल। मेरे ख्याल से आइवान 2 साल का है। झेंग झेंग की बात सुनकर वांग जी अपने मन में कहता है, मैंने 3 साल पहले विंग के साथ वो सब किया था और आइवान अभी देखने में 2 साल का लग रहा है। इसका मतलब कहीं आइवान मेरा बेबी तो नहीं है? हाँ, मैं इस बारे में सोचा क्यों नहीं? मैं सोचता भी कैसे? मैं जब गुस्सा में होता हूँ तो हमेशा कुछ उल्टा ही करता हूँ। आइवान के मुंह से डैड सब सुनकर मैडम लैन मिस्टर लैन शॉक हो चुके थे। मैडम लैन वांग जी को देखती है और कहती है, वांग जी ये तुम्हें डैड क्यों बुला रहा है? वांग जी कुछ नहीं कहता। जेंग चेंग कहता है, वो मॉम। तभी मैडम लैन कहती है, ये किसका बेबी है और वांग जी को डैड क्यों बुला रहा है?
तभी चेंग कहता है, मॉम ये मेरा बेस्ट फ्रेंड का बेबी है और वो काम करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा कि वो अपने बेबी को मेरे पास छोड़ दे और वो बेफिक्र होकर काम पर जाए। इसलिए इसके मॉम मेरे पास अपने बेबी को छोड़कर अपने काम के लिए जाते हैं और मैं इसका ख्याल रखता हूँ। लेकिन ये वांगजी को न जाने क्यों डैड कहता है। वहीं ऑफिस में विंग अपने कैबिन में बैठा था। विंग अपने आप से कहता है, मुझे समझ नहीं आता है आइवान की क्या प्रॉब्लम है। वो आजकल मेरे साथ खेलता भी नहीं है। वो जब भी उस पर्सन को देखता है तो वो मुझसे ज़्यादा उससे खुश होता है। वो हमेशा उसके साथ खेलना चाहता है और वो तो उसके पास चिपका रहता है और वो पर्सन मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। कहीं ऐवान कहीं ऐवान मुझे छोड़कर उस पर्सन के पास तो नहीं चला जाएगा ना। अगर ऐसा हुआ तो मैं अकेला क्या करूँगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ये सोचकर भी थोड़ा दुखी होता है। फिर कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। ऐवान सिर्फ मेरा बेबी है, मैंने उसे बर्थ दिया है और मेरा हक है उस पर। ये सोचकर भी कुछ देर बाद लैंड मंजिल के लिए निकल जाता है। विंग जिस टैक्सी से जा रहा था उस टैक्सी से किसी लेडी की एक्सीडेंट हो जाती है। वो एक्सीडेंट बहुत हल्की सी थी, बस टैक्सी उस लेडी के पैरों से थोड़ा हिट हुए थे। गिरने की वजह से उस लेडी के पैरों पर थोड़ी चोट आए थे। ये देखकर विंग अपने साथ उस लेडी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब विंग उस वुमेन के ट्रीटमेंट करवाकर उस लेडी के साथ बाहर जा रहा था तभी वो सुयांग से टकरा जाता है। सुयांग विंग को देखकर कहता है, हे विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? विंग स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है। मैं बस इस आंटी का इलाज के लिए आया था। इन्हीं के पैरों पे चोट लग गई थी, इसलिए मैं इन्हें लेकर हॉस्पिटल आया। सुयांग स्माइल करता है और कहता है, ओह, मुझे लगा कि तुम्हें चोट लगा है। तभी उस लेडी की फैमिली वाले आ जाते हैं और उस लेडी को लेकर चले जाते हैं। जाने से पहले वो लोग विंग को धन्यवाद कहकर जाते हैं। तभी विंग कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? विंग की बात सुनकर सुयांग एक गहरी सांस लेता है और कहता है, सुयांग कहता है, वो बॉस की एक्सीडेंट हो गई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में है। सुयांग की बात सुनकर विंग थोड़ा पैनिक करते हुए कहता है, क्या उनकी एक्सीडेंट हो गई थी? क्या वो अब कैसे हैं? सुयांग कहता है, विंग वो अभी ठीक है, खतरे से बाहर है। तभी विंग कहता है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? सुयांग कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं वहीं जा रहा हूँ, तो मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो दोनों वांगजी के रूम की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर में विंग और सुयांग दोनों ही वांगजी के पास पहुँच चुके थे। वांगजी जब विंग को देखता है वो शॉक होकर विंग को देखता है, लेकिन तभी वो अपने आंखों से इशारा करके सुयांग को बाहर जाने को कहता है। सुयांग बिना सवाल किए वो बाहर चला जाता है। विंग वांगजी को देखता है और कहता है, आपको चोट लगी है? क्या आप ठीक हो? वांगजी स्माइल करता है और कहता, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या तुम्हें मेरे फिक्र है कहीं मुझे कुछ ना हो जाए? विंग वांगजी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, नहीं, मुझे आपकी फ़िक्र नहीं हो रही थी, मैं तो बस हॉस्पिटल आया था। जब मुझे पता चला कि आपकी एक्सीडेंट हो गई, मैं देखने आ गया। विंग की बात सुनकर वांगजी विंग के हाथों को खींचकर अपने ऊपर गिरा लेता है। विंग वांगजी से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था क्योंकि वांगजी की चेस्ट पर काफ़ी सारे बैंडेज लगे हुए थे और उसके सर पर भी, इसलिए विंग ज़्यादा जोर नहीं लगा रहा था कहीं वांगजी को दर्द ना हो।
इसी का फ़ायदा उठाकर वांगजी टाइटली विंग को पकड़ लेता है। विंग वांगजी को देखकर गुस्से से कहता, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? आपको चोट लगी है, अभी तक आपके घाव भी नहीं भरे हैं और आप ऐसी हरकत कर रहे हो। अगर आप ऐसे करोगे, आपके चोट खुल सकते हैं। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या लगता है वेबुजियान? मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। तुम बस मुझसे नाराज हो। तुम मुझसे प्यार करते हो विंग। विंग वांगजी के आंखों में देखते हुए कहता है, मैं आपसे प्यार नहीं करता। वांगजी स्माइल करता है और कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए तो तुम मुझे देखने के लिए मेरे पास आ गए। तुमने सोचा भी नहीं, आखिर तुम मुझसे नफ़रत भी तो करते हो। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे देखने के लिए कभी नहीं आते। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, वो तो बस मैं ऐसे ही आ गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपसे कितना भी और बोल चुका हूँ, मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ और आप मेरे बॉस। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं सोचता कि तुम मेरे एम्प्लॉयर हो और मैं तुम्हारा बॉस। तभी विंग कहता है, आप मेरे बॉस हो, मैं इसलिए आपको देखने आ गया, नहीं तो मैं कभी नहीं आता। विंग की बात सुनकर वांगजी थोड़ा गुस्से में हो जाता है और विंग को खींचकर किस करने लगता है। वांगजी विंग को पैशनेट किस कर रहा था। जब उसे लगता है विंग सांस नहीं ले पा रहा है तो वो किस के ब्रेक कर देता है। विंग जोर जोर से सांसें लेते हुए गुस्से में कहता है, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे टच करने की? आप मुझे इस तरह टच नहीं कर सकते और ना ही आप मुझे किस कर सकते हो। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते मिस्टर लैंग कि मैं आपसे प्यार करूं। मैंने कितनी बार कहा है, मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं आपसे नफ़रत करता हूँ, सिर्फ नफ़रत। मिस्टर लैन, आप एक बात याद रखना, हमारे बीच कभी प्यार नहीं हो सकता, हम कभी एक नहीं हो सकते। मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि आपने मेरे साथ गलत किया। ये बोलकर विंग अपने हाथों को वांगजी से छुड़ाने की कोशिश करता है। विंग की बात सुनकर वांगजी गुस्से में कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मुझसे दूर जाते हो। तुम सिर्फ मेरे हो, यू आर माइन। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो। मैं अब तक कोशिश कर रहा था तुम मान जाओ, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार से मनाना शायद रास नहीं आ रही है। तो ठीक है, वही सही। वी फुजियान, मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद मेरे पास चल कर आओगे। और तुम्हें अच्छे से पता है जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। अगर तुमने मुझसे दूर जाने के बारे में भी सोचा तो मैं तुम्हारे वो हाल करूँगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। तो चलिए गाइस, मैं स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। आप लोग को कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। कल की पार्ट में वांगजी को पता चलेगा।